हाय एवरीवन। तो आ गए अपने सेकंड पार्ट रेशियो में, जहां पे हम लोग दो रेशियो को कंबाइन कर रहे थे। अभी उसके आगे भी देखना है कि 3 रेशियो 4 रेशियोज कैसे कंबाइन करेंगे, कंपाउंड रेशियोज क्या होता है, रेशियोज में क्यों किया ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, उन सारी चीज के बारे में भी मैं बात बता रहा हूं। अभी फिलहाल इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं a बाई बी डिवाइडेड बाई एक बड़ा सा लाइन देता हूं, इसके रिस्पेक्ट में डिवीजन होता है। अगर x बाई वाई हो तो आपको पता है कि a बाई बी, और ये डिवीजन साइन हटेगा तो क्रॉस, ये चीज पलट जाता है, y बाई क्या हो जाता है, x हो जाता है। इतना तो आप समझ रहे होंगे। मतलब यहां पे ये हो जाएगा ay बाई बी एक्स। क्या कोई दिक्कत? मतलब ये वाला चीज किससे मल्टीप्लाई होगा, a से, और ये वाला चीज किससे मल्टीप्लाई होगा, b से। मतलब अगर आज के बाद ऐसा लिखा हो 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3, तो आपको ये पता होना चाहिए 3 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, 3 से, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, 4 से। तो आप मेरे को बताओ 9/8 होगा क्या? क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे को बताओ कि अगर ऐसा हो a बाई बी, और यहां पे ये लाइन, और यहां पे मैं केवल x लिखा हूं, इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या ये 1 होगा क्या? क्या 1 होगा क्या? और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, a से, और x किससे मल्टीप्लाई होगा, b से। तो मेरे को बताओ क्या ये a बाई बी एक्स होगा क्या? होगा क्या? क्लियर है? अब मेरे को बताओ अगर कुछ ऐसा हो कि अगर a हो और डिवाइडेड बाई x बाई वाई हो। अब मेरे को बताओ इसके नीचे कुछ है क्या? नहीं है। तो क्या है, 1 है। तो ये y किससे मल्टीप्लाई होगा, a से, और x किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो मेरे को बताओ a y बाई एक्स होगा क्या? क्या ये क्लियर है? ये बात आप समझ पा रहे हो? मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर ऐसा हो 3/4 बाई अगर 5 हो, इसका मतलब 3/20 होगा। क्या ये चीज क्लियर है? और अगर ऐसा हो कि 3 डिवाइडेड बाई 4/5 हो, तो मेरे को बताओ 4/5 हो, मेरे को बताओ 15/4 होगा क्या? ये बात तो आपको क्लियर होगा, ये चीज आप जानते होंगे, मैं मान के चलता हूं। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार इन चीजों को क्लियर करवाया, क्योंकि मैं अगली बार अब रेशियो कंबाइन करने जा रहा हूं, इस तरीके से आपको दिया होता है। अब यहां पे आपको दो रेशियो को कंबाइन करना है। a:b का वैल्यू है 2/3 4/5, 4/5, और आपको दिया b:c का वैल्यू 1/3 2/5। अब मुझे बोला गया कि आप मेरे को a:b:c का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या दे दिया है। ऐसे नहीं सोचना है कि ये क्या दे दिया है। आप मेरे को बताओ क्या ये चीज 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 है क्या? और मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो मेरे को बताओ 5 2 10 इस टू क्या 4 3 12 होगा क्या? 4 3 12 होगा क्या? क्लियर है? तो क्या मैं इस दोनों को काट के मैं 5:6 लिख सकता हूं क्या? इतना बात तो क्लियर है। अब मेरे को बताओ यही चीज यहां पे भी है, 1/3 डिवाइडेड बाई 2/5 होगा क्या? तो मेरे को बताओ 5:6 होगा क्या? क्लियर है? 5:6 होगा क्या? अब 5:6 अगर 6 है तो अब आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 6। वैसे ही ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 से क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा क्या 4 से मल्टीप्लाई होके 12। ये बात समझ में आ रहा है? तो अब आपको मिल गया a:b का वैल्यू 5:6, और b:c का वैल्यू क्या मिल चुका है, 5:6। अब यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, b है, लेकिन b यहां पे दोनों जगह सेम नहीं है। तो इसको सेम करने का क्या तरीका है कि दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 होगा तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करो, इसे 6 से, तो इसे भी क्या 6 से। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे a:b:c का वैल्यू मेरे को बताओ 25 होगा क्या, b का वैल्यू 30 होगा क्या, और c का वैल्यू 36 होगा क्या? क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर ऐसे लिखा जाए तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कभी ऐसा लिख दिया इफ 3a इक्वल्स टू 5b एंड आपको दे दिया कि 2c इक्वल्स टू 3b, 2c इक्वल्स टू 3, या आपको दे दिया 2b इक्वल्स टू 3c, कुछ इस तरीके से दे दिया और आपसे पूछ लिया कि a इज टू b इज टू c का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को बताओ क्या इसको देख के मैं b को अगर इस साइड लेके आऊं तो क्या ये a बाई बी होगा क्या, और यहां पे 5 था, ये 3 इधर गया तो 5/3 हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत। अगर वही चीज यहां पे देखो, मैं b को यहीं पे रखूं, अगर c को इस साइड लेके आऊं तो डिवाइड बाई c होगा, 3 यहां पे था, 2 इधर जाएगा तो 3/2 होगा क्या, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ यहां पे a इज टू b क्या 5:3 है क्या, 5:3 है क्या, और मेरे को बताओ यहाँ पे b इज टू सी का वैल्यू 3:2 है क्या। अब मेरे को बताओ क्या b का वैल्यू दोनों ही जगह सेम है क्या, दोनों ही जगह इक्वल है क्या, हाँ b का वैल्यू दोनों ही जगह इक्वल है। तो आप मेरे को बताओ a इज टू b इज टू सी का वैल्यू, क्या a का वैल्यू आपको 5 दिख रहा है, b का वैल्यू दोनों ही जगह 3 है, तो कोई चीज करने का कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। अब मैं इसमें थोड़ा आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर खूब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि आखिर ये रेशियो क्या है और क्या आप रेशियो एज्यूम क्यों करते हो, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पे 30:40 लिखता हूं, मैं देखता हूं कि दो वैल्यू है 30 और 40। अगर मैं यहां पे इसका रेशियो लूं, क्या लूं, रेशियो लूं, तो मेरे को बताओ क्या दोनों से 10 कैंसिल आउट होगा क्या, इस रेशियो में दोनों से 10 कैंसिल आउट होगा, तो मेरे को बताओ क्या ये 3:4 होगा क्या, कोई दिक्कत, 3:4 होगा क्या। अब मेरे को बताओ कि अगर यहाँ पे 300 होता और यहाँ पे 400 होता, दो वैल्यू था और इस दोनों का मैं रेशियो लेता, तो रेशियो लेने पे दोनों से क्या कैंसिल आउट होता, 100 कैंसिल आउट होता क्या, अगर 100 कैंसिल आउट होता तो ये 3:4 क्या होता, 4 होता। आप मेरे को बताओ ये 15 था और ये 20 था, अगर मैं दो वैल्यू का अगर रेशियो लेता हूं तो मेरे को बताओ 5 क्या दोनों तरफ से कैंसिल आउट होगा क्या, 5 कैंसिल आउट होगा क्या दोनों तरफ से। अगर ये 5 दोनों तरफ से कैंसिल आउट होगा तो मेरे को बताओ कि फिर से ये रेशियो क्या 3:4 आएगा क्या मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, इस बात को अब समझिएगा। मतलब नेचुरल वैल्यू क्या है, अगर मैं इस चीज को ढक लूं तो 3:4 रेशियो अगर आपको पता हो तो आप ये नहीं बता सकते हो कि ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इन सारे ही केस में 3:4 रेशियो आता है, लेकिन इसका नेचुरल ओरिजिनल वैल्यू 30 और 40 था, इसका ओरिजिनल वैल्यू 300 400 था, इसका ओरिजिनल वैल्यू 15 और 20 था। इसका मतलब ये हुआ कि आप रेशियोज देख के ओरिजिनल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ओरिजिनल वैल्यू को आप बता नहीं सकते हो। तो नहीं बता सकते हो, इसीलिए जो कैंसिल आउट होता है वो मेरे दिमाग में नहीं होगा कि वो क्या होगा, वो एक वेरिएबल होगा। इसीलिए मैं लेट करता हूं, लेट द रेशियो इज x या k या कोई भी वेरिएबल, लेट द रेशियो इज x या k या कोई भी वेरिएबल। तब मैं बोलता हूं कि ये ओरिजिनली 3x रहा होगा और ये ओरिजिनली 4x रहा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा रेशियो देख के कि क्या कैंसिल आउट हुआ है, तो आपको एक चीज एज्यूम करना पड़ेगा। वो एज्यूम क्या करना होगा ये आपको पता नहीं होगा कि क्या कैंसिल आउट हुआ, इसलिए मैं एक वेरिएबल एज्यूम करूंगा। सपोज यहां पे इस रेशियो को लेट द रेशियो इज k, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं अगर दोनों जगह से k कैंसिल आउट हुआ है तो ये 3k होगा और ये क्या होगा 4k होगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो में आप एक ही वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर एक ही वेरिएबल यूज करता तो दोनों का वैल्यू क्या होता, सेम होता। मतलब कि हम जब 2-3 रेशियोज के साथ खेल रहे होंगे तब हम अलग अलग वेरिएबल यूज करेंगे। इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको लिखूं 3y तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या 4y। y इज क्या, y वो कैंसिल आउट हुआ चीज है। जब मैं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि क्या कैंसिल आउट होता है, तो उसका एचसीएफ कैंसिल आउट होता है। आप खूब ध्यान से समझना,
30/40 का वैल्यू 3/4 आया, क्या कैंसिल आउट हुआ होगा? तो ये दोनों से क्या कैंसिल आउट हुआ था? 10, और बेसिकली 10 HCF होता है, HCF ऑफ 30 एंड 40 होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों से कैंसिल आउट होता है। जब भी रेशियो फॉर्म होगा तो दोनों ही वैल्यू से उसका HCF कैंसिल आउट हुआ रहेगा, और HCF कैंसिल आउट होने के बाद हमें रेशियो मिलता है। तो चूंकि आज के बाद मैं जब भी रेशियो को सॉल्व करूं या रेशियो में कोई चीज हो तो मैं कोई भी वेरिएबल एज्यूम करके उसके ओरिजिनल वैल्यू को लिखने का कोशिश करूंगा। जैसे मुझे रेशियो दे दिया कि राम और श्याम के आय का, इनकम का जो रेशियो है 3:4, तो मेरे को ये पता नहीं चला कि राम कितना कमाता है और श्याम कितना कमाता है। हो सकता है राम 3 कमाता होगा तो श्याम 4, अगर राम 6 कमाता होगा तो श्याम 8, अगर ये 300 कमाता होगा तो ये 4000, ये अगर 3000 कमाता होगा तो ये 4000। इस तरीके से होता है, मतलब कि आप जो वेरिएबल एज्यूम करोगे वो दोनों के साथ वही रोल प्ले होगा। अब यहां पे एक चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या कोशिश कर रहा है? खूब ध्यान से, होप सो की आइडिया क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि राम, श्याम और मोहन के इनकम का रेशियो 4:5:7 है, तो आप ये बोल सकते हो कि इसका इनकम अगर 4x है तो इसका 5x है और इसका 7x है। क्लियर है? कि वो x क्या कैंसिल आउट हुआ है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आपको क्या एज्यूम करना है। क्लियर है? तो इसमें आज के बाद कभी भी मैं रेशियो को ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करूंगा, नेचुरल वैल्यू लिखने की कोशिश करूंगा, उसका ओरिजिनल वैल्यू तो मैं कोई भी एक कांस्टेंट लेके लिखूंगा जो दोनों से कैंसिल आउट हुआ होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 रेशियोज को कैसे कंबाइन करते हैं। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि A:B का वैल्यू 2:3 है, फिर B:C का वैल्यू 1:3 है, फिर मैं बोलूं C:D का वैल्यू 3:5 है। 3 क्या है? 5 है। अब आपसे पूछा जाए तो मेरे को बताओ A:B:C:D का रेशियो क्या होगा? तो इस चीज को आप कैसे कर पाओगे, इस चीज को मैं बताने का कोशिश करता हूं। आपने अभी तक 2 ही रेशियो को कंबाइन करने का सोचा जाना है, उस चीज को खूब ध्यान से समझिएगा। आपने अभी तक 2 ही रेशियो को कंबाइन करने का कोशिश किया है, तो मैं पहले 2 रेशियो को कंबाइन करता हूं। यहां पे मैं निकालता हूं A:B:C। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, आप मेरे को बताओ। यहां पे दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में यहां पे कॉमन B है, लेकिन यहां पे दोनों में B का वैल्यू सेम नहीं है। तो यहां पे 3 है और 1 है, इसका एलसीएम 3 होगा, तो इसको 3 बनाने का कोशिश करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ कि क्या यहां पे A का वैल्यू 2 होगा क्या? B का वैल्यू दोनों ही जगह 3 हो चुका है क्या? और मेरे को बताओ C का वैल्यू क्या 9 होगा क्या? 3 3 क्या 9 होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे कंबाइन करना है C:D को, तो अब मेरे को बताओ A:B:C और C:D में अब क्या कॉमन है? C कॉमन है। यहां पे इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, ये वाला C यहां पे क्या है? कॉमन है। यहां पे C का वैल्यू 3 है और यहां पे C का वैल्यू क्या है? 9 है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या हम रेशियोज तभी कंबाइन कर सकते हैं जब कॉमन टर्म दोनों जगह क्या हो? इक्वल वैल्यू हो। यहां पे 9 है, यहां पे 3 है, तो इसको 9 बनाने के लिए इससे 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। अब यहां पे भी C 9 हो चुका है, लेकिन इस वक्त D कितना हो चुका है? 15 हो चुका है। तो मैं A:B:C का वैल्यू लिखूंगा 2:3:9, क्योंकि यहां पे भी 9 हो चुका है, लेकिन इस वक्त D का वैल्यू क्या हो गया है? 15 हो गया है। D और D का वैल्यू क्या हो चुका है? 15 हो चुका है। क्या ये बात समझ में आया? मैं एक और एग्जांपल आपके सामने कराने वाला हूं। आप एक और एग्जांपल देखो कि कैसे आप 3 रेशियोज को कंबाइन करते हैं। होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले जो मेरा वीडियो होगा उसे जरूर पार्ट 1, रेशियो का पार्ट 1 आप जरूर देखने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पे मैं बोलता हूं A:B का वैल्यू 1:2 है, B:C का वैल्यू 3:4 है और C:D का वैल्यू 2:5 है। अब मैं इसे फिर से कंबाइन करने, या फिर आप ऐसे ही रख लो, 5:6 है। लगातार मैंने ले लिया। क्लियर है? अब मैं इसे कंबाइन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वैल्यू मिले A:B:C:D का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताओ कि ठीक है, अब मुझे कंबाइन करने तो पहले दो ही रेशियो को आता है, तो मैं पहले इस दोनों रेशियो को कंबाइन करूंगा। बी का वैल्यू दोनों में इक्वल नहीं है तो मैं इक्वल बनाने का कोशिश करूंगा, और बी का वैल्यू दोनों में क्या होगा, इसका एलसीएम 6 बनाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि इसका एलसीएम कितना होगा 6। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी किससे 3 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई। अब मेरे को बताओ क्या a/b/c का वैल्यू आप कितना निकाल रखे हो, मेरे को बताओ। क्या ये 3 होगा, क्या ये 6 होगा, क्या और ये 4 2 8 होगा, क्या 4 2 8 होगा। अब मेरे को बताओ यहां पे c और यहां पे c दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। यहां पे c का वैल्यू 5 है, यहां पे c का वैल्यू 8 है। ये बात समझ पा रहे हो क्या? c का वैल्यू यहां पे क्या है 8 है, और यहां पे c का वैल्यू कितना है 5 है। यहां पे c का वैल्यू कितना है 5 है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा 40 होगा। तो 40 बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। और इसको मैं 40 बनाऊंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी होंगे सारे 5 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी रेशियोज होंगे वो सारे 5 से मल्टीप्लाई होंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार वीडियो को पॉज करना, फिर एक बार कोशिश करना समझने की। तो यहां पे आप मेरे को बोलो कि अब a/b/c/d का वैल्यू, a का वैल्यू क्या आ चुका है 5 3 15 आ चुका है, b का वैल्यू क्या आ चुका है 30 आ चुका है, इसका वैल्यू क्या 40 आ चुका है, और यहां पे 8 से 8 से क्या 48 आ चुका है। क्लियर है? तो ये वैल्यू हो गया 15:30:40:48। क्या ये बात समझ में आया? क्या होप कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत। अब मैं इससे आगे की चीज बताने का कोशिश करता हूं कि कंपाउंड रेशियो क्या है, कंपाउंड रेशियो का यूज कब हम करेंगे, और रेशियोज को फर्स्ट से लास्ट रेशियोज कैसे निकाल के लेके आते हैं। तो आप खूब ध्यान से समझिएगा। मैं बात कर रहा हूं कि इफ डिफरेंट रेशियोज आर गिवन, इफ रेशियोज आर गिवन, अगर रेशियोज आर गिवन, रेशियोज दिया हुआ है x/y, a/b, k/l, p/m, इस तरह से ढेर सारे रेशियो दिए हैं, तो कंपाउंड रेशियो इन सभी का क्या होगा प्रोडक्ट होता है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? अगर डिफरेंट रेशियोज दिए गए हैं तो उन सारे रेशियोज का एक साथ प्रोडक्ट क्या कहलाता है? कंपाउंड रेशियो कहलाता है। तो मैं x/y क्रॉस a/b क्रॉस k/l क्रॉस p/m एंड सो ऑन आगे भी होगा, तो इन सभी को प्रोडक्ट कर दूंगा तो क्या होगा? कंपाउंड रेशियो होगा। अब इसका यूज क्या है? खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। इसका यूज क्या है तो आप मेरे को बताओ। अगर a/b का वैल्यू 3/4 दिया है, b/c का वैल्यू 5/8 दिया है, और c/d का वैल्यू सपोज 2/3 दिया है, तो आपको अगर पूछा जा रहा हो मेरे को बताओ a/d का रेशियो क्या होगा, a/d का रेशियो क्या होगा। मतलब पहले से जब लास्ट का रेशियो पूछा जा रहा हो तो हमारे पास ये तो ऑप्शन है कि तीनों को मैं कंबाइन कर लूं, फिर ए का जो वैल्यू है और डी का जो वैल्यू है अलॉट कर दूं और रेशियोज निकाल लो। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज करोगे? कंपाउंड रेशियो। इसका फैसिलिटीज, इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर मैं कंपाउंड रेशियो निकालूं तो आप बताओ a/b, फिर मैं LHS साइड को एक तरफ मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरी तरफ RHS साइड को फिर मैं एक तरफ मल्टीप्लाई करूंगा। मैं यहां पे अगर इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा? b/c लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा? क्रॉस c/d इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा? 3/4 क्रॉस 5/8 क्रॉस 2/3 होगा या नहीं? कोई दिक्कत होगा। अब मेरे को बताओ क्या b भी कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? क्या c कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? अब मेरे को डायरेक्ट a/d का वैल्यू मिलेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या मेरे को क्या निकालना था? फर्स्ट a से लास्ट d का रेशियो निकालना था। जब भी फर्स्ट a से पहले वाले टर्म से लास्ट वाले टर्म का जब भी रेशियो निकालना हो तो मैं कंपाउंड रेशियो का यूज करूंगा। ये कंपाउंड रेशियो क्या करेगा? बीच वाले कॉमन टर्म को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर लेगा। अब कैंसिल आउट कर लेगा तो इस चीज को बताओ कि a/d आपको डायरेक्ट मिला। क्या a/d डायरेक्ट मिला? अब 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 जा, और 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो मेरे को बताओ 5/16 होगा। क्या मतलब a/d का वैल्यू 5/16 लिख सकते हैं।
क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मैं आपको इस पे एक और चीज एक और क्लियर करके देता हूं, एक और एग्जांपल मैं देता हूं। होप कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा कि कंपाउंड रेशियो मैं क्यों यूज कर रहा हूं और कंपाउंड रेशियो का मीनिंग क्या है। अगर डिफरेंट रेशियोज गिवन है तो उन सारे का आपस में प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पे एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं और उसको कैसे इजिली करेंगे ये भी बात मैं करता हूं। A:B, 2:5, B:C, 3:4, C:D, 2:1 और D:E, 5:3। अगर मैंने ऐसा किया और अब मैं चाह रहा हूं कि A:E का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, A:E का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। आप मेरे को बताओ क्या फर्स्ट से लास्ट का रेशियो पूछ रहा है क्या? फर्स्ट से लास्ट का रेशियो पूछ रहा है क्या? तो मैं इन सारे पॉसिबल्स को क्या करूंगा? एक साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। मैंने पहले ही बता रखा है A/B क्रॉस B/C क्रॉस C/D क्रॉस D/E होगा क्या? अब बताओ B कैंसिल आउट, C कैंसिल आउट और D कैंसिल आउट होगा क्या? और A/E का वैल्यू निकल के आपके सामने आएगा। अब ये चीज किसके बराबर होगा? 2/5 क्रॉस 3/4 क्रॉस 2/1 क्रॉस 5/3। अब 5 कैंसिल हो रहा है। अब मेरे से 2 से 4 2 और फिर 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। तो मेरे को बताओ क्या ये 1/1 होगा क्या? मतलब इसका वैल्यू 1:1 आएगा क्या? 1:1 आएगा क्या? कोई दिक्कत? अब इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। आप LHS साइड के किसी भी टर्म को LHS साइड के किसी भी टर्म को RHS साइड के किसी भी टर्म से काट सकते हो। अब इसके बीच का अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करूं, खूब ध्यान से समझना, LHS साइड के किसी भी टर्म को RHS साइड के किसी भी टर्म से काट दिया जाएगा, क्योंकि वो एक न्यूमरेटर में आएगा तो दूसरा सारा का सारा किस में आएगा? डिन्यूमरेटर में। तो इतना ना करके मैं यहां से सोच सकता था कि ये वाले टर्म तो सबको प्रोडक्ट करने पे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो इस पे अब दोनों को या तो एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, इधर एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, रेशियो मिल जाएगा, या फिर काट लो, जो भी कटता है। तो 5 कट जाता, क्लियर है? 3 कट जाता और 2 से 2 टाइम्स फिर 2 से 2 टाइम्स, तो क्या जाता? डायरेक्ट यहां से A:E का वैल्यू क्या लिखते हैं? 1:1। क्या ये बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं, फिर थोड़ा आगे मैं बढ़ने का कोशिश करता हूं। खूब ध्यान से समझिएगा इन बातों को। अगर मैं बोलूं कि A:B का वैल्यू 3:1 है, B:C का वैल्यू 1:2 है, C:D का वैल्यू 3:5 है और D:E का वैल्यू 5:4 है। अब क्या होगा? इन बातों को अब मैं डायरेक्ट करने का कोशिश करता हूं। खूब ध्यान से समझना, मेरे को निकालना है A:E का रेशियो। अब मुझे फर्स्ट से लास्ट का रेशियो अगर निकालना है तो मैं इन सारे को एक साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं LHS साइड और RHS साइड के फैक्टर्स को कहीं से भी काट सकता हूं। क्या मेरे को 5 और 5 कैंसिल आउट होते हुए दिखाई दे रहा है क्या? अब कोई चीज कैंसिल आउट होगा? नहीं कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे अब इन सारे को प्रोडक्ट क्या 9 होगा क्या? और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट 4 2 8 होगा क्या? तो आप डायरेक्ट 9:8 फाइंड आउट कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत है क्या? मतलब फर्स्ट से जब लास्ट का रेशियो पूछा जा रहा हो तो उस वक्त आपको कंपाउंड रेशियो यूज करना है। कंपाउंड रेशियो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल गिवन रेशियोज। अगर सारे रेशियोज को एक साथ प्रोडक्ट कर लेते हो। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। अब यहां पे एक चीज को समझिएगा, अगर ऐसा कंडीशन हो, इफ, उससे पहले भी आप देखिएगा कि रेशियोज क्या होता है और रेसिप्रोकल क्या होता है। रेशियो और क्या होता है? और रेसिप्रोकल रेशियोज क्या होता है? रेशियोज और रेसिप्रोकल रेशियोज क्या होता है? किसी भी चीज का रेसिप्रोकल क्या होता है? खूब ध्यान से समझिएगा। अगर x है, मैं पूछूं कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस x से 1 को डिवाइड करो, इस x से 1 को डिवाइड करो। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? आप जिस चीज का भी व्युत्क्रम खोज रहे हो, ये क्या है? रेशियो है, और ये इसका क्या है? व्युत्क्रम रेशियो है। ये अनुपात है, इसका व्युत्क्रम अनुपात है। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं व्युत्क्रम अनुपात ढूंढ रहा हूं, इसका मतलब जिस टर्म की बात कर रहा हूं उससे एक को डिवाइड करना है। तो रेसिप्रोकल रेशियो करने का मतलब मैं 1 को डिवाइड करूंगा, किससे? x से। इसका मतलब क्या निकल के आएगा? 1/x। क्या ये बात समझ में आ रहा है?
अगर यहाँ पे a बाई बी है, अगर ये रेशियो है, मैं इसका रेसिप्रोकल निकालना चाह रहा हूं, इसका मतलब मैं 1 को डिवाइड करना चाह रहा हूं a बाई बी से, और ये चीज बताओ मेरे को 1 क्रॉस b बाई ए होगा क्या, और इसका वैल्यू b बाई ए हो जाएगा क्या। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो रेशियो अगर मैं रेसिप्रोकल करना चाहता हूं, रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है आप जिस चीज का रेसिप्रोकल ढूंढ रहे हो उससे 1 को डिवाइड करना। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे अगर a/b है, जो चीज मैं लेके आने वाला हूं a/b है, तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो बोला जाए तो क्या होगा, 1/a/1/b होगा क्या। कोई दिक्कत है क्या? a बाई बी है तो इसका भी रेसिप्रोकल 1/a और इसका रेसिप्रोकल 1/b हो जाएगा। लेकिन रेशियोज को हम केवल न्यूमरेटर के फॉर्म में देखने का कोशिश करते हैं, हमेशा हम न्यूमरेटर के फॉर्म में रेशियोज देखने का नजरिया बनाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये भी न्यूमरेटर के फॉर्म में आए। तो ये न्यूमरेटर के फॉर्म में कब आएगा? जब इस दोनों ही रेशियो को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक ऐसे नंबर के तलाश में हूं जो a से भी डिवाइड हो जाए और b से भी डिवाइड हो जाए, जिससे a भी डिनोमिनेटर में खत्म हो जाएगा और b भी डिनोमिनेटर में खत्म हो जाएगा। और ऐसा नंबर आएगा कैसे? तो ऐसा नंबर कैसे आएगा? इन दोनों का एलसीएम ही तो होगा, एलसीएम ही तो होगा। सपोज एलसीएम क्या हो गया, a भी हो गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो मैं 1/a को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा ab से, इस टू 1/b को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा ab से। अब बताओ a कैंसिल आउट हो गया, b आया क्या, और b भी कैंसिल आउट हो गया, क्या a आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है कि a/b है, तो अगर मैं बोलूं रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, या व्युत्क्रम रेशियो क्या होगा, या इनवर्स रेशियो क्या होगा, सब सारे बात एक ही से है। अब मैं अगर 3 रेशियोज लेके आपको दिखाना चाहूं तो मैं यहां पे दिखाने का कोशिश करता हूं। अगर यहां पे a/b/c है, अब मैं चाहता हूं इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, तो मैं 1/a/1/b/1/c कर दूंगा। लेकिन मैंने पहले ही बोल रखा है कि मुझे रेशियोज हमेशा न्यूमरेटर फॉर्म में देखने का आदत है, तो इसलिए मैं अगली बार इसको फिर से सॉल्व करने का कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि a भी कैंसिल आउट हो जाए, b भी कैंसिल आउट हो जाए और c भी कैंसिल आउट हो जाए। ये कब होगा? जब इन तीनों का एलसीएम टाइप नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन इसका एलसीएम abc हो जाएगा, तीनों नंबर का प्रोडक्ट। तो अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए 1/a क्रॉस abc is to 1/b क्रॉस abc is to 1/c क्रॉस abc कर दूंगा। अब ये a और a कैंसिल आउट, b कैंसिल आउट, c और c कैंसिल आउट, मतलब ये हो जाएगा bc is to ac is to ab। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या क्लियर है क्या? अब इस चीज के फंक्शन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। एक बार मैं 4 भी फंक्शन लेके आपको दिखाता हूं कि यहां से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगली बार मैं डायरेक्ट ही सीखने का कोशिश करूंगा। क्लियर है कि 3 रेशियोज है तो हम कैसे इस चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं? खूब ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा ही 4 रेशियोज भी होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे को बताओ, अगर यहां पे d जुड़ जाता तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो मैं लिखता 1/a/1/b/1/c/1/d लिखता क्या? अगर मैं ये चीज लिखता तो मैं फिर से वापस बोल रहा हूं कि मैं डिनोमिनेटर देखने के फॉर्म में नहीं हूं, मैं हमेशा न्यूमरेटर के फॉर्म में देखना चाहता हूं। तो इसका एलसीएम क्या abcd होगा क्या? अब इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे को बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, bcd बचेगा क्या? यहाँ पे b कैंसिल आउट हो जाएगा तो acd बचेगा, यहाँ पे c कैंसिल आउट हो जाएगा तो abd बचेगा और यहाँ पे d कैंसिल आउट हो जाएगा तो abc बचेगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या क्लियर है? तो अब आपको व्युत्क्रम रेशियो, इनवर्स रेशियो लिखने के लिए इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये समझ चुका हूं कि जब भी इनवर्स रेशियो लिखना होगा तो जो चीज है वो नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे चीज आएंगे। क्लियर है? तो मैं इसको एक बार एक साथ लिखने का कोशिश करता हूं, आप खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि a/b है तो इसका रेसिप्रोकल इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो आप बोलिएगा b/a। कोई दिक्कत? क्योंकि जो है वो नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। तो a नहीं आएगा तो बाकी बचा क्या, b, और यहां पे b है तो b नहीं आएगा, बाकी बचा क्या, a। अगर वैसे ही a/b/c है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल रेशियो लिखना चाहूं तो यहां पे a की जगह पर a नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। तो क्या आएगा, bc। फिर यहाँ पे b नहीं आएगा तो क्या आएगा, ac, और यहाँ पे c नहीं आएगा तो क्या आएगा, ab।
होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे अगर A:B:C अगर D होता तो अब आप मेरे को बताओ, साथ साथ आप जहां पे भी बैठे हो मेरे साथ बोलो, कॉपी और कलम लेके बैठा करो मेरे दोस्त पढ़ने के लिए ना। तो ऐसे नहीं कि बस ऐਵੇਂ ही बैठे हैं और देख रहे हैं हाँ वीडियो चल रहा है मजा आ रहा है, फिर वो मजा ही आते रहता है, समझ में कुछ नहीं आता है। क्लियर है भाई। तो ए को अगर मैं हटा दूं तो क्या आएगा BCD, B हट जाएगा क्या आएगा ACD, फिर क्या C हट जाएगा क्या आएगा ABD, और फिर क्या D हट जाएगा ABC आएगा। होप ये क्लियर है। मैं एग्जांपल करा के आपको दिखाता हूं कि अगर मुझे इनवर्स रेशियो निकालना होगा तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि यहां पे 2:3 है तो रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पे बोलूं कि 2:4:5 है, अब मेरे को इसका रेसिप्रोकल रेशियो निकालो, तो क्या अब आप समझ पा रहे हो कि 2 नहीं आएगा, 5 और 4 आएगा, तो क्या आएगा 20 हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके, इस बार 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के प्लेस पे लिखना है, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या अब यहाँ पे 5 नहीं आएगा, क्या आएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। क्या अब इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना कि अगर तीनों की तीनों एक साथ कहीं ना कहीं किसी नंबर से कट रहे हैं तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अगर कट रहे हैं तो इन्हें काट लो यार, अगर ये कट रहे हैं तो इन्हें काट लो। क्या हो जाएगा 10:5:4। होप कि आइडिया आपको क्लियर है, समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं आपको रेशियोज को सॉल्व करने के बारे में बता रहा हूं, इस चीज को मैं रेज करता हूं, आप चीजों को ध्यान से समझिएगा। बट इस बार अगर कुछ रेशियो इस तरीके का आ जाए कि 1/A:1/B:1/C, तो इसको सॉल्व करने तो आपको आ ही गया है कि हम करते क्या है, इन तीनों का ही क्या ले लेते हैं LCM, और एलसीएम क्या आता है एबीसी से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पे बी ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बीसी बचेगा या नहीं। फिर यहां पे बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एसी बचेगा, और यहां पे सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ए बी बचेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो अगर कभी भी इस तरह का रेशियो सॉल्व करना हो 1/3:1/5:1/7, अब मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं, तो मेरे को बताओ क्या अब आपके दिमाग में ये चीज आ रहा है कि इसका एलसीएम हम 5x3, 3x5x7 ले सकते हैं और सबको मल्टीप्लाई करना है, तो जो डिनोमिनेटर में वो नहीं आएगा, क्या आएगा 5 7 35। क्लियर है। 5 नहीं आएगा तो क्या आएगा 3 और 7 21, और फिर 7 आएगा 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। कैसे हुआ, 3 नहीं आएगा 5 क्रॉस क्या आएगा 7, समझ में आ रहा है। यहां पे 5 नहीं आएगा 3 क्रॉस क्या आएगा 7, और यहां पे 7 नहीं आएगा क्या आएगा 3 क्रॉस 5। होप कि आइडिया आपको क्लियर है। अब अगर ऐसा केस हो जाए कि यहां पे x हो या यहां पे सपोज k/a हो, इस तो यहां पे सपोज p/b हो, और यहां पे सपोज m/c हो। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो मेरे को बताओ, इस बारी इससे पहले न्यूमरेटर में क्या था 1 था, इसीलिए बाकी 1 से मल्टीप्लाई होने के लिए 5 और 7 ही बचता था, b और c ही बचता था। लेकिन इस बारी इसका एलसीएम abc होगा, abc से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो a कैंसिल आउट होगा, bc बचेगा, लेकिन न्यूमरेटर में ऑलरेडी क्या है k है, तो k भी होगा। इसका मतलब क्या होगा k और bc होगा। क्या ये समझ पा रहे हैं, k और क्या होगा bc, क्योंकि abc से आपने मल्टीप्लाई किया था, a कैंसिल आउट हो चुका था। फिर यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर पे p है तो p को रख लो मेरे दोस्त, यहाँ b कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा ac होगा। समझ पा रहे हैं क्या। अब यहाँ पे c कैंसिल आउट हो जाएगा, ab तो होगा लेकिन ऊपर में m था, mab होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। अगर ऐसा हो कि 1/3:2/5:3/7 हो और इसे मुझे सॉल्व करना हो, तो खूब ध्यान से मेरे को बताओ, क्या आप यहां पे 5 क्रॉस 3 क्रॉस 7 एलसीएम ले सकते हो। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस बारी 1 है तो 1 क्रॉस 5 क्रॉस 7 होगा, क्या ये 35 को रिप्रेजेंट करेगा। अब मेरे को बताओ 2 तो ऑलरेडी है, अब इसके पास 5 नहीं आएगा, 3 और 7 आएगा, क्या इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 7 होगा, क्या 21 2 क्या 42 होगा, क्या। और फिर मेरे को बताओ यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 3 तो आएगा, 7 नहीं आएगा, 3 और 5 आएगा, क्या तो 3 क्रॉस
3x5 आएगा क्या, तो क्या ये 45 होगा क्या, 9 5 जा 45। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो 35:32:45 होगा क्या, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इस रेशियो को सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बोलूं इफ ax इक्वल्स टू by इक्वल्स टू ck, cz ही मैं बोल देता हूं, cz, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि यहां पे ax इक्वल्स टू by इक्वल्स टू cz है, और मैं बोल रहा हूं कि यहां पे x y और z जो है वो क्या है, वेरिएबल है। x y और z क्या है मेरे दोस्त, वेरिएबल्स है। तो a b और c कांस्टेंट है, तो मुझे निकालना है वैल्यू कि x इज टू y इज टू z का रेशियोज क्या होगा। क्लियर है, खूब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x y z एज अ वेरिएबल मैं दिखा रहा हूं और a b c एज अ कांस्टेंट। तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा है कंडीशन तो x इज टू y इज टू z क्या होगा। तो मेरे को बताओ कि क्या यहां पे मैं ax इक्वल्स टू by इक्वल्स टू cz इक्वल्स टू, मैं सपोज मान लेता हूं k। तो अगर ये टर्म इसके बराबर है और ये टर्म इसके बराबर है और सारे के सारे k के बराबर होंगे, मतलब ईच टर्म k के बराबर होगा, तो मेरे को बताओ क्या ax बराबर होगा क्या k के। तो यहां से क्या मैं x का वैल्यू लिख सकता हूं, k/a लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। वैसे ही मैं by को भी k के बराबर कर सकता हूं। लेट कर लिया कि ये k के बराबर है, हमने लेट किया कि ये इक्वेशन k के बराबर है, तो मैं by इक्वल्स टू क्या k मान लू क्या। अब मेरे को बताओ y इक्वल्स टू क्या k/b होगा क्या। अब यहां से बताओ cz इक्वल्स टू k मान लू तो क्या z इक्वल्स टू k/c होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को अगर रेशियो निकालना है तो आपको x का भी वैल्यू पता है, y का भी वैल्यू पता है, z का भी वैल्यू पता है, पुट कर लेते हैं। अगर पुट करूं तो x का वैल्यू क्या होगा, k/a होगा क्या, इस टू यहाँ पे k/b होगा क्या, इस टू यहाँ पे k/c होगा क्या, कोई दिक्कत। अब तीनों में ही k कॉमन है तो क्या ये k कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों से। अब तीनों से k कैंसिल आउट हो जाएगा तो वापिस क्या आ गया, 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c आ गया क्या। अब इसको सॉल्व करना, अभी तो मैंने बताया तीनों का एलसीएम लेना है, तो a नहीं आएगा क्या आएगा bc, ये b नहीं आएगा क्या आएगा ac, और c नहीं आएगा क्या आएगा ab। होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा है। इन चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा, आप बार बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, 2 बार 3 बार देखने का कोशिश कीजिएगा। प्लीज मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप इस चीज को समझिएगा कि एवं ही मस्ती में नहीं देखना है, आपको ये चीज देखना है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो जरूर इसे शेयर भी कीजिए, आपका तो हक बनता है। क्लियर है, तो मैं थोड़ा इसको और आगे बताने का कोशिश करता हूं। नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ x/a इक्वल्स टू y/b इक्वल्स टू z/c है, और मैं पूछूं कि x इज टू y इज टू z का रेशियो कितना होगा। क्लियर, इस बार फिर से x y z क्या है, वेरिएबल है, और a b c एज अ कांस्टेंट लेके चला हूं, a b c एज अ कांस्टेंट लेके चला हूं। खूब ध्यान से समझिएगा, तो मुझे इनका वैल्यू चाहिए। फिर से मैं एज्यूम करता हूं कि x/a इक्वल्स टू y/b इक्वल्स टू z/c सपोज k के बराबर है। मैंने एज्यूम किया कि हो सकता है ये k के बराबर हो, तो k के बराबर ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। तो अब मेरे को बताओ कि क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं x/a इक्वल्स टू k, तो क्या यहां से x इक्वल्स टू a के आएगा क्या, आएगा क्या। अब मेरे को बताओ यहाँ पे y/b इक्वल्स टू अगर k है तो y का वैल्यू क्या b के आएगा क्या। वैसे ही z/c का वैल्यू k है, तो मेरे को बताओ z इक्वल्स टू c के आएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को x इज टू y इज टू z का वैल्यू निकालना है, जो ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है। x का वैल्यू क्या मिल चुका है, a के, b का वैल्यू क्या मिल चुका है b के, और c का वैल्यू क्या मिल चुका है, z का वैल्यू c के। तो आप यहाँ पे पुट कर दो, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है a के, इसका वैल्यू है b के, और इसका वैल्यू क्या है c के। k सब में कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, a इज टू b इज टू c।
होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। मैं एग्जांपल के साथ करवाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं वेरिएबल्स और कांस्टेंट लेके। क्या यहां तक क्लियर है? होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। अगर मैं बात करूं कि अब डायरेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि 3x इक्वल्स टू 4y इक्वल्स टू z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू y इज टू z, तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? ये वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि आप देख रखे हैं ax इक्वल्स टू by इक्वल्स टू cz, मैंने अभी कराया है। अगर ऐसा हो तो x इज टू y इज टू z इक्वल्स टू क्या होता है? bc इज टू ac इज टू क्या होगा? ab, जो है वो नहीं आएगा। इसको मैंने अभी प्रूव भी किया है। तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो, यहां पे a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है और c यहां पे एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है? 1 है। c अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब 1 है। क्या इतना समझ पा रहे हो क्या? तो क्लियर है, 3 नहीं आएगा, 4 इंटू 1 क्या होगा? 4 इंटू 1 आएगा क्या? इस टू, यहाँ पे 4 नहीं आएगा तो 3 इस टू 1 आएगा क्या? 3 क्रॉस 1 आएगा क्या? और यहाँ पे 1 नहीं आएगा तो मेरे को बताओ 3 क्रॉस 4 आएगा क्या? तो आप डायरेक्ट x इज टू y इज टू z का वैल्यू 4 इज टू 3 इज टू 12 लिख सकते हो क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो डायरेक्ट आप देखते ही आज के बाद ऐसे लिखने का कोशिश करना कि x इज टू y इज टू z का जो वैल्यू होगा वो 4 इज टू 3 इज टू 12 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं आएगा, बाकी आएगा 4 आएगा, 4 इंटू 1, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, बाकी आएगा 3 इंटू 1, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 4 इंटू 3। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर ऐसा हो कि x by 3 इक्वल्स टू y by 5 इक्वल्स टू z by 2, तो आपसे पूछा जाए फाइंड x इज टू y इज टू z इक्वल्स टू व्हाट, तो मेरे को बताओ क्या ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? ये a b और c है तो ये a b और c के बराबर ही तो होता है। तो मेरे को बताओ 3 इज टू 5 इज टू 2 होगा क्या? कोई दिक्कत? मैंने इसे प्रूव भी कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा बात करते हैं। आपको अगर ऐसा कुछ नाम यूज होता है, अगर रेशियो दिया हुआ है a इज टू बी और आपसे बोला जा रहा है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो आप मेरे को बताओ। क्या बताओ? डुप्लीकेट रेशियो द्विघातीय अनुपात बताओ। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। मतलब अगर 3 इज टू 2 दिया है और आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछा जा रहा है तो 9 इज टू 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे a इज टू बी दिया हुआ है, अगर आपसे ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है, ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है, त्रिघातीय अनुपात पूछ रहा है, तो a क्यू इज टू बी क्यू होगा। और मेरे को बताओ अगर 3 इज टू 2 है तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 27 इज टू 8 होगा क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि अगर सब लगा दिया जाए तो खूब ध्यान से समझिएगा। अगर सहद्विघातीय अनुपात लगा दिया जाए, सब डुप्लीकेट रेशियो या सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसका मतलब होगा अंडर रूट a इज टू अंडर रूट b। मतलब ये रेशियो अगर सब डुप्लीकेट पूछा जा रहा है √3 इज टू √2 होगा। अगर ऐसे ट्रिप्लीकेट पूछा जाता है तो क्यूबिक रूट a इज टू क्यूबिक रूट b होगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्यूबिक रूट 3 इज टू स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट 2। क्लियर है क्या? होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। हम लोग इससे आगे रेशियो के सेशन में कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और इसका एप्लीकेशन देखते हैं। फिर रेशियो के आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर। मतलब ये 1 बाय 1 वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे और खूब अच्छे तरीके से इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। टिल देन थैंक यू, होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे।